हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी थर्मोडायनामिक्स की पढ़ाई? आज चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में देखा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, गैमा के बारे में डिस्कस किया था। अभी यहाँ पर थोड़े से वॉल बेस्ड सम है, कार्नोट साइकिल है, आखिरी लेक्चर है, देखेंगे आज कितना कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यानी डायटोमिक, और हीलियम गैस है मोनो एटॉमिक। पहले दोनों का प्रेशर पी नॉट वी नॉट टी नॉट था और उसका प्रेशर पी नॉट वी नॉट टी नॉट था दोनों का। और पिस्टन मूवेबल है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक यानी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती है, और इसको स्लोली हीट कर रहे हैं, हीट स्लोली। समझ में आ रहा है? अगर हीट स्लोली कर रहे हैं तो यहाँ पर एडियाबैटिक है। वी फाइनल हीलियम का दिया गया है वी नॉट बाई 8 होगा। तो पी फाइनल, प्रेशर फाइनल, टेम्परेचर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल ऑफ बोथ द गैसेस फाइंड करना है। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। देखिए, पहले हीलियम का दिया है ना, तो हीलियम से ही बात स्टार्ट करते हैं। हीलियम जैसे यानी कैसे उसमें चेंज आ रहा है, उसमें एडियाबैटिक चेंज है फॉर हीलियम। एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, इसमें हीट एक्सचेंज तो है नहीं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वी इनिशियल, पी इनिशियल, गैमा, पी फाइनल, वी फाइनल, गैमा, ऐसा लिखा जाएगा, इजंट इट। और मोनो एटॉमिक गैमा का वैल्यू क्या होता है? 1 + 2/f, इजंट इट। मोनो एटॉमिक है तो 1 + 2/3, तो 2 1 2 प्लस 3 1 3 + 2 यानी 5/3 होगा गैमा। पी इनिशियल कितना है? पी नॉट। वी इनिशियल कितना है? वी नॉट रेज टू 5/3। और वी फाइनल, पी फाइनल तो फाइंड करना है, और वी फाइनल कितना है? वी नॉट बाय 8 रेज टू 5/3। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? वी नॉट, पी नॉट, वी नॉट रेज टू 5/3 इक्वल टू पी फाइनल, इजंट इट। और ये क्या है? वी नॉट रेज टू 5/3 होगा, और 8 का ये क्या है? 8 रेज टू 5/3, 8 रेज टू 5/3। तो 8 रेज टू 5/3 है, यानी पहले क्यूब रूट निकालना है, फिर रेज टू 5 करना है। रूट में 3 है ना, तो ये लिखा जाएगा पी नॉट, वी नॉट 5/3, वी नॉट का 5/3 कैंसिल होगा, पी फाइनल 1/8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2, 2 रेज टू 5 यानी 32। तो पी फाइनल क्या होगा? 32 पी नॉट। तो पहला तो मिल गया, पी फाइनल 32 पी नॉट। अच्छा, ये मूवेबल पिस्टन है, तो पिस्टन के दोनों तरफ, ये तो हीलियम का पी फाइनल हो गया, हाइड्रोजन का भी, H2 का भी पी फाइनल होगा 32 पी नॉट, क्योंकि पिस्टन के दोनों तरफ क्या होगा? हाँ, पिस्टन के दोनों तरफ प्रेशर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम, इजंट इट। तो ये प्रेशर तो मैंने निकाल दिया दोनों तरफ का, इजंट इट, प्रेशर का काम हो गया। अभी टेम्परेचर और वॉल्यूम बचा है, तो पहले आप इतना लिख लें, तो फिर हम लोग टेम्परेचर के बात करते हैं। देखिए, अभी जब वॉल्यूम की बात चलेगी तो टोटल वॉल्यूम पहले कितना था? वी नॉट इसका, वी नॉट इसका, तो वी नॉट प्लस वी नॉट। अभी देखिए टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वॉल्यूम ऑफ हीलियम, फाइनल वॉल्यूम। पहले तो टोटल वॉल्यूम इतना था ना, तो 2 वी नॉट। अच्छा, हीलियम का भी टोटल वॉल्यूम कितना है? वी नॉट बाय 8 इक्वल टू 2 वी नॉट। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा 2 वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 8, तो ये ऊपर जाएगा तो 16 वी नॉट माइनस वी नॉट यानी 15 वी नॉट बाय 8, तो ये हाइड्रोजन का निकल आएगा। तो वॉल्यूम भी हो गया दोनों का। फाइनल हीलियम का तो दिया था, हाइड्रोजन का मैंने फाइंड किया। इतना हो गया, इतना कंप्लीट कीजिए, तो फिर टेम्परेचर की बात करते हैं।
आइए देखिए टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर के लिए पहले हीलियम की बात करते हैं। इक्वेशन लगेगा P इनिशियल V इनिशियल T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल T फाइनल। समझ में आ रहा है? तो P इनिशियल कितना है P नॉट, V इनिशियल कितना है V नॉट, T इनिशियल कितना है T नॉट। प्रेशर फाइनल कितना आया था 32 P नॉट। फाइनल वॉल्यूम कितना है V नॉट बाय 8 और T फाइनल, तो 8 1 जा 8 4 जा P नॉट V नॉट P नॉट V नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो T फाइनल इक्वल टू 4 T नॉट हो जाएगा। किसका? हमारा हीलियम का। समझ में आ रहा है? बाद में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कैसे होगा? यही इक्वेशन लगेगी P इनिशियल V इनिशियल T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल T फाइनल। समझ में आ रहा है? तो P इनिशियल कितना है इसका भी P नॉट V नॉट T नॉट, और P फाइनल इसका तो 32 P नॉट है, और वॉल्यूम फाइनल कितना आया था 15/8 V नॉट और 8 T फाइनल। अभी हाइड्रोजन का निकाला ना हमने वॉल्यूम, तो ये क्या होगा P नॉट V नॉट कैंसिल होगा, P नॉट V नॉट कैंसिल होगा, 8 1 जा 8 4 जा, तो T नॉट आएगा 60 और T फाइनल आएगा 60 T नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये इक्वेशन दोनों की लगेगी और टेम्परेचर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर के लिए इक्वेशन है, तो आप स्क्रीन पॉज करके कर लें। देखिए फाइनली हीट गिवन का हमको लिखना है। देखिए हीट गिवन जो होगा, हीट गिवन किसको हीट दिया गया है हाइड्रोजन को, तो वो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस वर्क डन बाय हाइड्रोजन। बराबर है ना? अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हाइड्रोजन का निकल आएगा, F/2 nRT nR डेल्टा T, isn't it? तो F कितना है? वो डायटोमिक गैस है, तो 5/2 nR डेल्टा T कितना होगा? डेल्टा T कितना था? मुझे लग रहा है T फाइनल उसका 60 T आया था, isn't it? 60 T नॉट और इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर तो होता है, तो ये होगा T फाइनल माइनस T इनिशियल। बराबर है? तो T फाइनल कितना होगा 5/2 nR T फाइनल 60 T नॉट माइनस T नॉट, यानी ये कितना होगा 5/2 nR 59 T नॉट, isn't it? ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है किसका? हाइड्रोजन का। पर वर्क डन कैसे निकाले? वर्क डन का तो प्रोसेस नहीं दिया गया है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल है, आइडियाबैटिक है? वर्क डन तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो हमको पर ये पता है कि हीलियम का जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, isn't it? यानी ये देखिए ये एक्सपांड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। वर्क डन बाय हीलियम में निकाल सकता हूं, वर्क डन बाय हीलियम जो भी आएगा उसका हाइड्रोजन अगर वो एक्सपांड हुआ है, देखिए अगर हाइड्रोजन एक्सपांड हुआ है तो हीलियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, अगर हीलियम एक्सपांड हुआ है तो हाइड्रोजन कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी वर्क डन बाय हाइड्रोजन इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ हीलियम। जो भी वर्क डन हीलियम का हुआ है, क्योंकि हीलियम का प्रोसेस पता है ना, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्क डन हमको हाइड्रोजन का चाहिए, पर हम इसलिए हीट गिवन पूछा है क्योंकि इसमें दोनों का वर्क डन आ जाता है, isn't it? और वर्क डन बाय हीलियम जो होगा, हीलियम का प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक है। हीलियम का प्रोसेस एडियाबैटिक है, और हीलियम का प्रोसेस एडियाबैटिक होने के कारण उसका तो हीट एक्सचेंज है ही नहीं। हीट एक्सचेंज क्या है? हीट जीरो होगा, यानी वर्क डन यहां पर अगर हीलियम का जीरो हो गया, यानी क्या होगा? जीरो इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस वर्क डन बाय हीलियम, isn't it? तो वर्क डन बाय हीलियम क्या होगा? इट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम। समझ में आ रहा है?
हीट एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0, तो हीट एक्सचेंज हीट गिवन हेलियम के लिए अगर लिखूंगा मैं 0 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये पहले भी पता है, तो वर्क डन बाय हेलियम क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हेलियम। तो वर्क डन बाय हेलियम इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हेलियम। समझ में आ रहा है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हेलियम। तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हेलियम में लिखूंगा तो वर्क डन बाय हेलियम ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ F/2 NR डेल्टा T, इजंट इट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो F/2 NR डेल्टा T होगा, तो इसका तो क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो 3/2 आएगा। NR चेंज इन टेम्परेचर कितना है, वो है T फाइनल माइनस T इनिशियल। हेलियम के लिए T इनिशियल कितना था, T0, और T फाइनल कितना था, 4T0, तो -3/2 NR 4T0 माइनस T0। समझ में आ रहा है, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। देखिए मुझे हीट गिवन निकालना था किसका, टू हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस वर्क डन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा T में निकाल सकता हूं, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हाइड्रोजन का है, पर वर्क डन नहीं निकाल सकता क्योंकि क्या है, प्रोसेस पता नहीं है। पर हमको ये पता है कि एक गैस एक्सपांड होगी तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी जो भी वर्क डन हेलियम का होगा उसका नेगेटिव हाइड्रोजन का होगा। पर हेलियम के लिए प्रोसेस एडियाबैटिक है, पता है, तो हीट गिवन 0 होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हेलियम प्लस वर्क डन ऑफ हेलियम 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, वर्क डन ऑफ हेलियम क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हेलियम। तो आप ध्यान से लिखना, ये इतना आ गया, तो 4T0 माइनस T0 3T0, तो ये आएगा -9/2 NR T0, NR T0। ये किसका हो गया, ये हाइड्रोजन हेलियम का हो गया, समझा। इसके साथ क्या है, नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है बार बार आते रहेगी, समझा। इतना स्क्रीन पॉज करके लिख लें तो आगे मैं सम कर सकता हूं। देखिए अभी वर्क डन ऑफ हेलियम तो -9/2 NR T0 है, तो वर्क डन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वर्क डन ऑफ हाइड्रोजन इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ हेलियम। तो ऑलरेडी माइनस आया है हेलियम का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 9/2 NR T0। ये किसका है, हाइड्रोजन का। अच्छा ये हाइड्रोजन का है तो इधर आएगा, तो हीट टोटल गिवन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया है, 5/2 NR 59 T0। तो NR T0 कॉमन निकालता हूं, 5 इंटू 59 कितना होगा, 600 300 नहीं, 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 9 जा 45, 5 4 5 5 जा 25, 295 अपॉन 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये किसका है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस ये कितना होगा 9/2 NR T0 तो कॉमन है, वर्क डन, तो ये दोनों अगर आप ऐड करोगे तो NR T0 ये टोटल 295 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 295 प्लस 9 304/2, तो वर्क ये कितना है 152 NR T0, ये हीट गिवन है। समझ में आया, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सम था वॉल के ऊपर जो आप कर सकते हैं, समझा। तो आप स्क्रीन पॉज करके कंप्लीट कीजिए सम, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है ABCD, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, इजंट इट। ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें प्रेशर एट A P0 V0 दिया है, वॉल्यूम B पे प्रेशर 2 P0 दिया है, वॉल्यूम V0 दिया है, C जो है प्रेशर है 2 P0 2 V0, D पे P0 2 V0, ये पूरा हमको दिया है, और हमको टेम्परेचर एट A T0 दिया है, बोला है फाइंड एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो है हमारे पास 3 पैरामीटर्स रहते हैं, P0 V0
टी नॉट। तो सबका टेम्परेचर फाइंड करते हैं, इजंट इट। अभी देखिए ए का टी नॉट है तो बी का क्या होगा, देखिए P ऑफ A V ऑफ A T ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B V ऑफ B T ऑफ T एट B, isn't it, इक्वल टू प्रेशर ऑफ C वॉल्यूम ऑफ C टेम्परेचर ऑफ C इक्वल टू प्रेशर ऑफ D वॉल्यूम ऑफ D टेम्परेचर ऑफ D। सब्स्टिट्यूट कीजिए, P का क्या है, P नॉट V नॉट T नॉट है, प्रेशर B पे कितना है 2P नॉट और वॉल्यूम V नॉट ही है TB। समझ में आ रहा है, सबके हम लोग प्रेशर एट B वॉल्यूम एट B पुट कर रहा हूं मैं। फिर प्रेशर एट C कितना है 2P नॉट, वॉल्यूम कितना है 2V नॉट अपॉन T ऑफ C, प्रेशर एट D कितना है P नॉट V और वॉल्यूम कितना है 2V नॉट अपॉन TD। तो ध्यान से देखिए, तो PV 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 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां 1 अपॉन T नॉट बचा, तो TB इक्वल टू, यहां पर मैं लिखता हूं टेम्परेचर ऑफ B, अगर आप सॉल्व करोगे इधर 2 बचा है ना, सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर एट B मिलेगा 2T नॉट। टेम्परेचर C पे कितना मिलेगा, देखिए ये 4 है तो ये ऊपर गया तो ये इधर आएगा तो 4T नॉट। आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि ऑलरेडी सम बड़ा है, और टेम्परेचर एट D इधर भी 2 बचा है, तो अगर पहला और आखिरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर एट D भी मिलेगा 2T नॉट। समझ में आया, तीनों का टेम्परेचर, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए वो हमको लगेगा। पहला प्रोसेस देखिए AB प्रोसेस जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए पे भी V नॉट है, V पे भी ये है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, इजंट इट। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये A टू B है, इजंट इट, और ये मान लीजिए मोनो एटॉमिक गैस है, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिखा है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसका तो फॉर्मूला क्या होता है, F/2 NR डेल्टा T। समझ में आ रहा, तो F कितना है मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 NR डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, TB माइनस TA, TB माइनस TA, A टू B गए हैं ना, तो TB कितना होगा, देखिए TB 2T नॉट, TA तो T नॉट है, तो 2T नॉट माइनस T नॉट, तो ये 1.5 NR 2T नॉट माइनस T नॉट कितना होगा, सिर्फ T नॉट होगा। और क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन तो 0 हो जाएगा, और दोनों का एडिशन नहीं तो Q होता है, तो ये 1.5 NR T नॉट हो जाएगा। सबसे पहली बात, AB के लिए हमने सब कुछ फाइंड किया, फिर BC के लिए फाइंड करते हैं। BC प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सा होगा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा, इजंट इट। देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वही आएगा 3/2 NR। अच्छा, हम B टू C गए हैं तो टेम्परेचर क्या चेंज होगा, TC माइनस TB। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर एट C कितना है 4T नॉट माइनस 2T नॉट TB का, तो 2T नॉट, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 NR, 3/2 NR, और इसका क्या आएगा 2T नॉट। समझ में आ रहा है, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो ये बचेगा 3 NR T नॉट। अच्छा, वर्क डन, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, लेंथ 2P नॉट है, इजंट इट। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं वर्क डन, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो P एक्सटर्नल प्रेशर तो कितना है BC के लिए 2P नॉट, 2P नॉट, और V2 माइनस V1, तो V2 कितना होगा, V2 प्रेशर एट
2, या अगर आप, क्योंकि ये एनआर टी नॉट है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या होता है आइसोबारिक का दूसरा प्रोसेस, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इजंट इट? तो टी फाइनल यानी 4 टी नॉट माइनस 2 टी नॉट, तो एन आर 4 टी नॉट माइनस फाइनल टीसी पे है ना, बी टू सी आए हैं, तो टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी, तो 4 टी नॉट माइनस 2 टी नॉट, तो ये फाइनल इसका जो आएगा वो लिखा जाएगा 2 एन आर टी नॉट। अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 + 2 5 एन आर टी नॉट, 5 एन आर टी नॉट, ठीक है। तो ये BC। उसके बाद CD देखें, CD फिर से आइसोकोरिक प्रोसेस है, इजंट इट? तो F/2 यानी 3/2 NR, इजंट इट? अभी हम कहां से कहां हैं, C to D आए हैं, तो टेम्परेचर फाइनल TD माइनस TC का लिखा जाएगा। टेम्परेचर है D कितना है, 2 T नॉट, और टेम्परेचर ऑफ C माइनस 2 C नॉट, तो ये क्या होगा 3/2 NR, टेम्परेचर है D 2 T नॉट माइनस 4 T नॉट, तो ये क्या होगा -3 NR T नॉट, -3 NR T नॉट। उसके बाद वर्क डन, क्योंकि आइसोकोरिक है इसका भी 0 आएगा, तो फाइनली ये क्या होगा -5 NR -3 NR T नॉट होगा। फिर फाइनली आते हैं DA पे। DA फिर से कैसा है, ये आइसोकोरिक था, ये आइसोबारिक है, क्योंकि यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी D - A होगा, तो D पे कितना है टेम्परेचर 2 T नॉट, और A पे टेम्परेचर कितना है T नॉट, तो D to A कितना हो जाएगा, यहां पर मैंने कुछ तो TD माइनस TC, तो TD कितना है 2 T नॉट और TC 4 T नॉट, बराबर तो है। तो यहां पर भी कितना लिखूंगा 3/2 NR, यहां पर लिखा जाएगा TA माइनस TD, फाइनल TA पे है ना, D to A जा रहे हैं, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो फिर से लिखा जाएगा 3/2 NR, ये TA कितना है, TA तो T नॉट ही था, और TD कितना है 2 T नॉट, तो T नॉट माइनस 2 T नॉट, तो माइनस T नॉट है ये, तो ये भी क्या आएगा -1.5 NR T नॉट। आई होप ये कैमरा में आता हो, -1.5 NR T नॉट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद वर्क डन, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल यानी एक का फाइनल है, तो T नॉट माइनस 2 T नॉट, एक का फाइनल होगा ना, तो T नॉट माइनस 2 T नॉट, यानी ये लिखा जाएगा -NR T नॉट। समझ में आ रहा है? ये वर्क डन होगा, और टोटल Q अभी -1.5 है, और ये -2.5 NR T नॉट, ये -1.5 और -1। तो एक्चुअली ये पूरा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, Q है। अभी एफिशिएंसी जब भी फाइंड करते हैं, पहले आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें। देखिए एफिशिएंसी जो भी होता है, एफिशिएंसी यानी हमने एनर्जी कितनी दी, उसमें से कितना वर्क डन हो गया। देखिए टोटल वर्क डन कितना हुआ है 2 NR T नॉट माइनस NR T नॉट, बराबर है, बाकी तो दोनों 0 है, तो वर्क डन, नेट वर्क डन 2 NR T नॉट माइनस NR T नॉट। वर्क डन के कॉलम में देखिए ना, तो ये NR T नॉट ही है वर्क डन, ठीक है। और ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। हीट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी ये हीट दी गई और ये हीट बाहर निकली, तो हीट गिवन कितना है
पहले दो पॉजिटिव है ना, तो 6.5 nRT0 और हीट रिजेक्टेड वो कितना है 3 माइनस 2.5 सॉरी -3 माइनस 2.5, ये दोनों रिजेक्टेड है ना, तो ये लिखा जाएगा -5.5 nRT0। ये हीट रिजेक्टेड है, ये हीट गिवन है, ये वर्क डन है। असलियत में हम जो बाहर से देंगे हीट गिवन, हम हीट देते हैं ना, ये तो आपने लिख लिया है, जो भी हम लोग हीट देते हैं सिस्टम क्या करता है, कुछ हीट अपने पास वर्क में कन्वर्ट करता है, ये हीट गिवन है। एक्चुअली वॉट एवर हीट गिवन इज, part of it is converted into work and other heat is rejected by the system। तो हीट गिवन को हमेशा Q1 लिखते हैं। ये हमने एनर्जी दी, उसमें से कुछ उसने काम किया और कुछ उसने हीट रिजेक्ट की। देखिए ना, रिजेक्टेड ये 5.5 है, ये अगर आप वर्क डन देखेंगे तो ये 6.5 गिवन थी, तो 6.5 क्या होगा 1 प्लस 5.5, तो 6.5 ही होगी ना, वर्क डन प्लस Q2 होता है। तो वर्क डन अगर आप देखेंगे तो वर्क डन होगा Q1 माइनस Q2। तो देखिए ना 6.5 माइनस अगर 5.5 करोगे तो one nRT0 ही आएगा ना, तो दैट इज वर्क डन nRT0। ठीक है, और एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट गिवन इनटू 100। तो वर्क डन कितना है Q1 माइनस Q2 अपॉन हीट गिवन क्या होगा Q1 इंटू 100। यही फॉर्मूला आता है कि कितना वर्क डन हुआ, इधर nRT0 हुआ है, वर्क डन Q1 माइनस Q2 और टोटल कितना है 6.5 nRT0 इंटू 100। तो nRT0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक जीरो ऐड हो गया तो 65, तो 5 13 जा 5 200 जा, तो 200 अपॉन 13, ये एफिशिएंसी है। समझ में आ रहा है? तो ये जो भी हमने पढ़ा है इससे एफिशिएंसी आएगी। पहले आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें। आप देखिए यही एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी आप परसेंटेज में निकालोगे तो डेफिनेटली 100% से कम ही आने वाली है काफ़ी। और यही सेकेंड लॉ बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमको यही बोलता है कि देयर इज नो हीट इंजन। अभी आपने देखा कि एफिशिएंसी कितनी आई है, लेस देन 100 आई। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बोलता है देयर इज नो इंजन हुज एफिशिएंसी इज 100%। हमेशा जो भी इंजन होगा उसका एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकता। अभी आपके सामने हमने एफिशिएंसी निकाली, क्या वो 100% आई? नहीं। 200/13, तो काफी 200/13 आप डिवाइड करोगे तो मुझे लग रहा है 13 9 117 आएगा, यहाँ 13 1 13 और कुछ 70 बचेगा, 13 पॉइंट समथिंग या 15 जो भी आएगा, पर लगभग 15-17% आएगा, इजंट इट? तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट देयर इज नो इंजन हैविंग एफिशिएंसी 100%। ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसका एफिशिएंसी 100% होगा। यानी कुछ ना कुछ जो हीट है वो एनवायरनमेंट में लॉस होगा ही, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में लॉस होना ही है। देखिए एनवायरनमेंट में लॉस क्यों होगा उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। मींस हीट कैन नॉट बी 100% कन्वर्टेड इनटू वर्क। कोई भी अगर हीट है
तो उसको 100% वर्क में हम लोग कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ये सेकेंड लॉ बोलता है हीट कैनॉट बी 100% कन्वर्टेड इनटू वर्क। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों बोला गया है? देखिए क्या होता है कि इंजन जो है वो साइक्लिक प्रोसेस, एक साइकिल ही होता है। जैसे आपके इसमें एक पिस्टन लगा हुआ होता है गाड़ियों में, हाँ 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन्स होती है ना, एक स्ट्रोक यानी एक साइकिल। तो अगर एक साथ एक ही साइकिल चले तो उसको 1 स्ट्रोक बोलेंगे, 2 साइकिल्स चले, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एक पिस्टन होता है जिसमें क्या होता है गैस टाइप ऐसे भरी हुई रहती है, ये पहिया एक्सेल को लगा होता है। तो ये क्या होता है जैसे ही हीट मिलती है इसको तो ये एक्सपांड होता है, एक्सपांड होगा तो ये आगे आएगा, आगे आएगा तो आपका पहिया जो है व्हील है वो टर्न हो यानी हाफ टर्न होगा, फिर से एक्सपांड होते होते उसका लिमिट होता है। जैसे ये एक्सपांड खत्म हो गया तो इनर्शिया के कारण व्हील पूरा घूमता है तो ये वापस अंदर आ जाता है, तो उसको एक साइकिल बोलते हैं। ये आगे चल के आप पढ़ोगे, इसका इतना आपका कुछ यूज नहीं है, पर एक वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, वो मेरे को बताना था। एक्सपांड होता है, ठीक है, एक्सपांशन जैसे ही खत्म हो जाता है इनर्शिया की वजह से पहिया तो आगे घूमेगा ही, मैंने झटका दिया है तो पहिया तो आगे घूम के वापस आता है फिर से, तो ये अंदर चले जाएगा, उसको एक साइकिल बोलते हैं। इसको 1 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। तो अगर ऐसे 2 हैं गाड़ियों में तो 2 स्ट्रोक, ऐसे 4 है तो 4 स्ट्रोक इंजन उसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि एफिशिएंसी 100% आप खुद बताइए मुझे। मान लीजिए क्या होता है, ये सोर्स ये क्यों चलेगा, गैस एक्सपांड क्यों होगी, क्योंकि पेट्रोल जलता है उसमें, इजंट इट, हीट प्रोड्यूस होगी। समझ में आया? ये सोर्स है हीट का, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, ठीक है, ये इंजन है मेरा, ठीक है, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ये इसको हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। मेरे को बताइए यहां से T1 टेम्परेचर से इंजन के अंदर हीट फ्लो होगा क्या? T1 टेम्परेचर पे मान लो स्टार्टिंग में कुछ क्षणों तक हो भी गया, थोड़ी देर के बाद इसका भी टेम्परेचर T1 हो जाएगा, हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सोर्स में से हीट को इंजन की तरफ आना तो पड़ेगा ना। हीट कैसे फ्लो करती है? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। नहीं समझा? हीट कंटिन्यूसली फ्लो होगी, थोड़ी देर बाद इंजन का भी टेम्परेचर सेम होगा तो हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। होगा नहीं होगा? समझ में आ रहा है? और क्या होता जाएगा, जैसे जैसे हीट आएगा वैसे वैसे मान लो टेम्परेचर इन दोनों के नजदीक आएगा, तो मान लीजिए ये पहले लोअर टेम्परेचर पे था, ये था मान लो 500 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 पे था। जैसे जैसे टेम्परेचर नजदीक आते जाएगा तो फ्लो स्टॉप होते जाएगा। फ्लो क्या होते जाएगा? इंजन में कम होते जाएगा। ये इंजन है जो क्या करेगा, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे 400 डिफरेंस था, मान लीजिए फिर 300 होगा, 200 होगा, एक टाइम आ जाएगा दोनों 500 पे हो जाएंगे, बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो कभी ना कभी इंक्रीज होने वाली ही है, अभी भी हम देख रहे थे। तो फिर हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो भी इंजन होता है, एक सोर्स होता है और एक सिंक लगाते हैं, कूलेंट रहता है नीचे। आपके गाड़ियों में भी कूलेंट देखा होगा। ये कूलेंट क्या करता है, ये यही काम करता है कि ये मान लो जो T2 टेम्परेचर है, ये कूलेंट टेम्परेचर को अगर ये 500 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर। तो क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होगा, एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ हीट ऊपर से नीचे तक फ्लो होते आएगा। समझ में आ रहा है? एक कांस्टेंट हीट निकलेगा। मान लीजिए यहां से Q1 हीट निकला, तो आपके गाड़ी के इंजन के हिसाब से मान लीजिए आप जो स्पीड पे चल रहे हैं, कम स्पीड पे चल रहे हैं, ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, सिग्नल पे रुके हुए हैं, ये इंजन क्या करता है, वर्क आउटपुट देता है आपको।
फ्लो कंटिन्यूस चालू है अभी, पहले क्या हो रहा था, फ्लो कंटिन्यूस नहीं चल सकता क्योंकि सिंक दिया गया है, तो फ्लो क्या होगा, एक कांस्टेंट रेट पे सोर्स से सिंक तक फ्लो चलते ही रहेगा, एक कांस्टेंट हीट इंजन छोड़ेगा ही, तो वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होगा, इजंट इट? और वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो Q1 में से कुछ पार्ट वर्क आउटपुट में गया, दूसरा हीट ये है जो रिजेक्ट हो गया है इंजन से, ये Q2 वेस्ट चला गया, यानी Q1 जो आया वो क्या होगा, वर्क डन प्लस Q2 होगा। यही तो मैं बोल रहा हूं। तो हमने दिया कितना, पेट्रोल ने जो मैंने जलाया उसने दिया Q1, पर वर्क कितना मिला, इतना, कुछ पार्ट वेस्ट चला गया और जाना ही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा। अगर हीट कंटिन्यूस हीट को फ्लो करवाना है तो सिंक देना ही पड़ेगा, कुछ पार्ट हीट सिंक में जाएगा ही, तो एफिशिएंसी कभी भी 100% प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती। प्रैक्टिकली अगर कांस्टेंट रेट ऑफ हीट घुमाना है, इसलिए बोलते हैं ना सिग्नल पे भी अगर आप रुके हो तो पेट्रोल उतना ही जलता है। क्यों? क्योंकि सोर्स और सिंक एक टेम्परेचर पे मेंटेन्ड ही है, इजंट इट? तो आजकल के जो नए एडवांस टेक्निक है वो यही करते हैं कि जैसे ही गाड़ी रुक जाती है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हीट जो फ्लो है वो क्या हो जाए, स्लो हो जाए। पर जैसे ही आप एडवांस इंजन आजकल आए हैं, पर फिर भी वी कैन रीच नियर 100, पर नियर 100 भी अभी बहुत दूर है। 40%, 50%, 60% आ गए, 70% आ गए तो समझना बहुत अच्छा इंजन बना है। समझ में आ रहा है? तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, पार्ट ऑफ इट that is accepted, that is given and that is rejected। इंजन क्या करता है, एक कंटिन्यूस फ्लो से कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन करने के लिए Q1 उसके अंदर आता है, कुछ वर्क आउटपुट निकलता है, बाकी Q2 रिजेक्ट होते जाता है, तो that is वर्क डन Q1 माइनस Q2। तो Q1 हीट जो पेट्रोल से आई, Q2 वेस्ट चली गई, जिसकी वजह से इंजन गर्म वगैरह होता है, तो एफिशिएंसी यही होती है वर्क डन अपॉन हीट इंटू 100। तो ये भी वही लिखा गया है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। समझ में आ रहा है? तो एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, ये मैंने आपको इस माध्यम से समझाया है, क्योंकि सिंक देना ही पड़ेगा एक लोअर टेम्परेचर पे, तो ही एक कांस्टेंट फ्लो चलेगा। अगर सिंक के बिना कोई भी जो इंजन है वो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि जो फिर फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाई इंजन कैनॉट बी ऑफ 100% एफिशिएंसी। समझ में आया? तो दैट इज व्हाट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन्स। इट इज अ प्रैक्टिकल वे, समझ में आ रहा है, टू रन एन इंजन। अभी हम लोग चालू कर रहे हैं कारनोट साइकिल। ये थोड़ा सा बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, 15-20 मिनट लगेंगे, समझ में आएगा, पेशेंटली सीखिए। बच्चे क्या करते हैं, अरे ये है, बंद करके चले जाते हैं। ये पेशेंटली सीखने का टाइम है, पेशेंटली सीखिए, आपको समझ में आएगा। एक 5-7 मिनट आप पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा। मैं स्लोली सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी है, बोर मत होइए, पर पूरा कंप्लीट देखिए, नहीं तो फॉर्मूला में लास्ट में बताऊंगा वो याद कर लेना। मैं बस है कारनोट साइकिल में, समझ में आ रहा है? तो कारनोट साइकिल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, स्किप मत कीजिए, बहुत ही यानी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना ही है, कंप्लीट करना ही है। देखिए आगे कारनोट साहब थे जिन्होंने बोला, जिन्होंने कारनोट साइकिल दिया है। जो भी ये प्रोसेस था, ये साइक्लिक प्रोसेस था, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कारनोट साहब ने बोला कि मैंने एक इंजन ऐसे ड्रॉ किया, बनाया है, जिसका जो मान लीजिए कि एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है। उन्होंने एक साइकिल बनाया और उस साइकिल में मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कारनोट साइकिल था जिन्होंने एक थ्योरेटिकल साइकिल दी, थ्योरेटिकल मशीन बनाई। प्रैक्टिकली ऐसा कोई मशीन आज तक नहीं बना है। थ्योरेटिकल मशीन बनाई जिसका एफिशिएंसी मैक्सिमम था। उन्होंने बोला कि अगर आप लोग क्या करो, एक
इंजन लो जिसमें A to B ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, एक्सपांशन A to B आइसोथर्मल एक्सपांशन हो, B to C वो 4 पार्ट्स में हो, B to C एडियाबैटिक एक्सपांशन हो, C to D आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो और D to A, ठीक है, फिर से एडियाबैटिक हो। अगर आप ऐसा इंजन बनाओगे तो उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगा। A to B आइसोथर्मल एक्सपांशन, B to C कार्नोट साइकिल वाज ऑफ 4 व्हाट यू कैन से पार्ट्स। पहले A to B गैस को एक्सपांड करना है, कैसे? आइसोथर्मली। फिर B to C एडियाबैटिक एक्सपांशन है, C to D आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन है और D to A एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर P of A है, P of B प्रेशर कुछ होगा, C का होगा, A to B आइसोथर्मल है यानी टेम्परेचर ऑफ A और टेम्परेचर ऑफ B T1 होगा, और C to D भी आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर ऑफ C और टेम्परेचर ऑफ D को मैं T1 लिख देता हूं। अभी क्योंकि A to B आइसोथर्मल है, इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर आइसोथर्मल है तो प्रेशर ऑफ A वॉल्यूम ऑफ A इक्वल टू प्रेशर ऑफ B इंटू वॉल्यूम ऑफ B, इजंट इट? ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। फिर B to C क्या है? एडियाबैटिक है तो P of B V of B इक्वल टू P of C V of C और ऊपर गैमा आएगा। एडियाबैटिक में गैमा आता है ना, तो गैमा आ गया। C to D चलेंगे तो P of C V of C P of D V of D, ये क्या होगा? आइसोथर्मल है तो गैमा नहीं आएगा। फिर D to A एडियाबैटिक है तो P of D V of D गैमा एंड P of A V of A गैमा, ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर 4 होगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 2 3 4 मिला है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो क्या होगा? इधर P of A P of B P of C P of D आएगा, P of A P of B P of C P of D। अच्छा, V of A और V of C ऐसा ही है, V of B गैमा V of D गैमा, B और D का गैमा है तो V of A V of B गैमा V of C V of D गैमा। कुछ नहीं, पूरा टाइम पास है, इजंट इट? और यहां पर क्या है? यहां पर भी देखिए तो P of A P of B P of C P of D आएगा तो P of A P of B P of C P of D आएगा, इजंट इट? और वॉल्यूम ऑफ A गैमा B C D, तो यहां पर V of A गैमा आएगा, V of B V of C गैमा V of D। तो ये A B C D A B C D कैंसिल आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, कैंसिल होने के बाद V of A इधर आया तो V of B गैमा अपॉन V of B आएगा, ये इधर आया इज इन इक्वल, और V of C गैमा है और यहां का जो V of C है यहां किस पे आया था? V of B गैमा और V of D गैमा है ना लेफ्ट हैंड साइड, और यहां का V of D आया तो V of D। समझ में आया? तो V of A गैमा, ये V of A इधर आया तो V of A, और V of C गैमा अपॉन V of C आएगा। समझ में आया? तो ये V of B क्या आएगा? गैमा -1, V of D क्या आएगा?
गैमा -1, इधर भी ऊपर चला तो वी ऑफ ए सब गैमा -1 आएगा, वी ऑफ सी गैमा -1। समझ में आया? ये पूरा होगा फाइनली गैमा -1 सब तरफ कैंसिल हो गया, तो वी ऑफ बी इंटू वी ऑफ डी इक्वल टू वी ऑफ ए इंटू वी ऑफ सी आएगा। तो हम लिख सकते हैं वी ऑफ बी अपॉन वी ऑफ ए इक्वल टू वी ऑफ सी अपॉन वी ऑफ डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए। मैं इसको जो पहला इक्वेशन मिला है कुछ नहीं है, टाइम पास है, वी ऑफ बी अपॉन वी ऑफ ए इक्वल टू वी ऑफ सी अपॉन वी ऑफ डी लिख देता हूं। ये पहली चीज मिली, तो स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें। एफिशिएंसी के बारे में ही देखना है तो मैं टेबल बनाता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन में ऊपर चला गया है। तो ए बी ये है डेल्टा यू, ये है वर्क डन, ये है क्यू। देखिए ए बी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल यानी चेंज इन टेम्परेचर 0, ये होता है F/2 NR डेल्टा टी, डेल्टा टी 0 है। अभी अभी मैंने यानी डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? तो ये 0 हो जाएगा, F/2 NRT डेल्टा टी 0 है, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। अच्छा वर्क डन, इसका वर्क डन कैसे आता है, NRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो NRT फाइनल क्या है, B फाइनल है, तो log ऑफ VB अपॉन VA। अच्छा Q क्या होगा, 0 प्लस ये, तो NR A टू बी टेम्परेचर T1 था, इधर भी मैं T1 लिखता हूं, log ऑफ VB अपॉन VA। ठीक है, ये AB का हो गया दोस्तों। फिर आते हैं BC पे। BC एडियाबैटिक प्रोसेस है, इजंट इट? तो इसका क्या आएगा, F/2 NR TC माइनस TB। तो TC कितना है, T2 है, तो ये लिखा जाएगा T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है? अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस में Q तो 0 होता है, आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 होता है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ NR T2 माइनस T1। वर्क डन, ये दोनों, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तो ही तो Q 0 आएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद आते हैं CD पे। CD फिर से आइसोथर्मल है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। और वर्क डन क्या लिखा जाएगा, इधर वर्क डन लिखा जाएगा अभी NR T2 log ऑफ C2D है ना, C2D है, तो log ऑफ V फाइनल क्या होगा, VD अपॉन VC। NR T2 log ऑफ VD अपॉन VC। और Q क्या होगा, Q फिर से यही होगा NR T2 log ऑफ VD अपॉन VC। समझ में आया? उसके बाद DA पे आते हैं। DA एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, F/2 NR। अभी क्या होगा, D इनिशियल है वो फाइनल है, तो ये क्या होगा T1 माइनस T2। और वर्क डन अभी क्या लिखा जाएगा, पहले माइनस था, इजंट इट? पहले जैसे ये भी 0 आ जाएगा हीट, तो अभी भी क्या लिखा जाएगा, माइनस F/2
NR T1 माइनस T2। समझ में आ रहा है? पहले T2 माइनस T1 था, अभी D2A जाएंगे तो T1 माइनस T2 है। समझ में आ रहा है? स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें तो फिर मैं आगे बताता हूं। देखिए अभी एफिशिएंसी हमको निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? वर्क डन नेट। देखिए वर्क डन ये है NR T1 log ऑफ VB अपॉन VA, ये पहला है। अच्छा यहां पर देखिए माइनस F/2 NR T2 माइनस T1 है, ये T1 माइनस T2 है, तो इसको मैं ऐसे करूंगा T2 माइनस T1, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये दोनों तो लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ये बचा प्लस NR T2 log ऑफ VD अपॉन VC। अच्छा यहां पर VB अपॉन VA है, यहां क्या था VC अपॉन VD, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, VC ऊपर आना चाहिए, तो ये लिखा जाएगा NR T1 log ऑफ VB अपॉन VA। जैसे ही इसको रेसिप्रोकेट करेंगे आपको पता है लॉग नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस NR T2 लॉग ऑफ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इससे जुड़ा हुआ है, VC अपॉन VD। और VC अपॉन VD को अभी मैं VB अपॉन VA, इसलिए इसको पहले तैयार करके रखा था, VB अपॉन VA लिख सकता हूं। तो बचेगा क्या मेरे पास? NR log VB अपॉन VA मैं पहले ही बाहर निकाल देता हूं, अंदर बचेगा T2 T1 माइनस T2, ये है नेटवर्क डन। अच्छा अभी हीट जो है, हीट भी ये देखिए ये VB अपॉन VA है और ये VD अपॉन VC है, इसको मैं क्या करूंगा? रेसिप्रोकेट करूंगा फिर से VC अपॉन VD, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्चुअली इट इज हीट रिजेक्टेड, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होने ही वाली है, ये नेगेटिव है, हमको चाहिए VC अपॉन VD, ये VD अपॉन VC है, जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हीट रिजेक्टेड है। तो हीट गिवन कितनी है? Q, वो है NR T1 log ऑफ VB, log ऑफ VB अपॉन VA, ये हीट गिवन है, समझा? और एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं वर्क डन अपॉन हीट गिवन इनटू 100। तो हीट गिवन log VB अपॉन VA है, ये सब कुछ कैंसिल होगा, NR कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। ये एफिशिएंसी का और एक फॉर्मूला है जो कार्नोट साइकिल से मिलता है, और एक फॉर्मूला तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 था ही। तो इससे कार्नोट साहब ने ये एक पूरे साइकिल से ये फॉर्मूला बताया था और बोला था कि ये चारों स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इंजन मिलेगी जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ये भाई साहब उसका पूरा कैलकुलेशन है जो लास्ट 15-20 मिनट से हम लोग करेंगे। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये दोनों फॉर्मूलास आपके मन मंदिर के अंदर बस जाने चाहिए, आपको एकदम बिल्कुल परफेक्टली याद होने चाहिए। समझ में आया? तो ये है फॉर्मूलास कार्नोट साइकिल का। अभी लास्ट एक रेफ्रिजरेशन का पॉइंट बचा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए रेफ्रिजरेटर में मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। रेफ्रिजरेशन, देखिए रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि ऑलरेडी एक क्या होता है कोल्ड रिजर्व सिंक, यानी कोल्ड रिजर्वायर को सिंक बोलते हैं। हॉट रिजर्वायर यानी हमारा सराउंडिंग।
अभी आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर पे है, ठीक है, और हमको ठंडा करना है, यानी अंदर की हीट बाहर निकालनी है। अगर अंदर की हीट बाहर निकालनी है तो वो नेचुरली तो हो नहीं सकती। नेचुरली हो सकती है क्या? नहीं। अगर अंदर का हीट बाहर निकालना है तो हमको वी हैव टू यूज सम एक्सटर्नल वर्क टू पुश द हीट, इजंट इट? यानी हीट पहले तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर आ रही थी, अभी ये ऑलरेडी कोल्ड रिजर्वायर है, ये रेफ्रिजरेटर है मेरा, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन, तो ये लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, यानी हीट को यहां से लेना है और बाहर फेंकना है। समझ में आ रहा है? तो रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि जो भी Q1 यहां पर Q2 हीट निकलती है, एक्सटर्नली पहले वर्क हो रहा था, अभी इसको हीट को ऊपर पुश करने के लिए जो इंजन है वो एक्सटर्नली हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, वर्क इसको पुश करने के लिए बाहर। रेफ्रिजरेशन में से अंदर से बाहर हीट फेंका जाता है, इसलिए अंदर का टेम्परेचर ठंडा होते जाता है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, आप देखते रहेंगे अगर फ्रिज को आप एक्सटर्नली बाहर से आप टच करोगे तो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, एनवायरमेंट से भी ज्यादा गर्म होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द इंजन, एंड द हीट इज गिवन आउट। मीन्स व्हाट इज Q1? इट इज नथिंग बट वर्क डन प्लस Q2। ये ही सिंपल फंडा होता है। उसमें क्या था, ऊपर से हीट फ्लो हो रहा था, पार्ट वॉज डन बाय वर्क वॉज डन। दिस इज नोन एज रिवर्स हीट इंजन। हीट इंजन का रिवर्स है रेफ्रिजरेटर। उसमें क्या रहा था, ऊपर से हीट आ रहा था नीचे तक, तो पार्ट वॉज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। यहां पर कैसा होगा, ऊपर होगा, ये पूरा थ्योरेटिकल है, लास्ट का जो पार्ट्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, एक बार घर पे पूरा अच्छी तरह से रीड कर लें। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ है, आप एक बार फिर से रीड करें। कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। फिर भी मैंने पूरा सिखाया तो है, अगर कुछ पॉइंट्स बच गए हैं तो मेरे को आप कमेंट करके बताइए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शूट करके डाल दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।